अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और इस बचे कुछ इस सच के साथ हम हाजिर हैं। और ये जो बचा कुछ सच है इसमें हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वो अव्वल नंबर पर आ गए हैं, तमाम डिक्टेटर्स को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट का वो रोज़ आपको जलवा दिखाते हैं। वो आइन को नहीं मानते, वो कानून की हुक्मरानी को नहीं मानते, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, वो हमजा शहबाज के चीफ मिनिस्टर बनने पर को नहीं मानते, वो शहबाज शरीफ साहब की जो मौजूदा हुकूमत है उसको नहीं मानते। वो मानते हैं सिर्फ उस चीज़ को जो उनके लिए ठीक होती है। आज 28वां दिन हो गया है, पंजाब में बदस्तूर एक गैर यकीनी कैफियत तारी है। काबीना का वजूद नहीं, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर हैं। आज इजलास तलब किया गया, परवेज़ इलाही साहब ने इजलास तलब किया, शायद ये बताने के लिए कि वो इजलास अब भी तलब कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको भी पोस्टपोन कर दिया। लेकिन उससे पहले परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा, आपको ज़रा सुनाते हैं। जब डिप्टी स्पीकर के ज़िम्मे लग गया कि ये इलेक्शन कराना है, तो क्योंकि कोर्ट ऑर्डर था, हमारी जमात ने सब ने हमने माना। और जब इलेक्शन शुरू हुआ तो सारा मसला खराब हुआ पुलिस के अंदर आने से, और पुलिस ने आगे बकायदा हमला किया और उस हमले के नतीजे में खवातीन गिरी हमारी, और आज भी जख्मी हैं। ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है तो कौन कहता है जी कि वो आईनी बयान है, सूबे के बगैर चल रहा है। सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ लेके बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है बुज़दार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। कौन सा इलेक्शन हुआ है जिसकी बुनियाद पर ये कहते हैं? मैं आज भी कहता हूं कि हमारे 26 लोग जो पार्टी से डिफेक्ट करके इनके साथ गए हैं, जो लौटे हुए हैं, आज अगर उनको माइनस कर दें तो इनके पास तो अक्सरियत नहीं है। और आज जंग सिर्फ इस बात की है कि वो चाहते हैं कि लोटों की मौजूदगी में वो ओथ ले लें, लोटों की मौजूदगी में वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। ये नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा, इसलिए कि हमने कोर्ट में ऑलरेडी हम गए हुए हैं लोटों के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन ने 6 तारीख के लिए नोटिस दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा हम हाई कोर्ट से भी हमने रुजू किया। जहां पंजाब में आईनी बहरान मौजूद है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब मैदान में आ गए हैं तो साथ ही साथ हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है। एक वक्फा लेना है छोटा सा, आते हैं आपका वापस। एंड वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं। थैंक यू कायरा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और सलाउद्दीन अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका भी। बैरिस्टर साहब ये फरमा दीजिएगा, सॉरी कायरा साहब, मैं सवाल करी थी अहमद साहब से, कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर तीसरी दफ़ा कर रही हूँ। सॉरी अहमद साहब, अगेन आपको मेरा सवाल सुनना पड़ेगा। ये जो 4 शख्सियात, आरिफ अलवी, इमरान खान, डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी और गवर्नर उमर सरफराज चीमा के हवाले से जो आर्टिकल 6 के हवाले से लीगल एडवाइस सीख कर रही है इस वक्त हुकूमत, तो आपको लगता है कि इस वक्त तफसीली फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट का आना है उसका इंतजार कर लेना चाहिए था, या ये मौका ठीक है और आइन शिकनी हुई है इस हद तक कि आर्टिकल 6 के हवाले से कोई बात की जाए? आइन की खिलाफ वर्जी तो जरूर हुई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था, फैसला देना पड़ा था कि स्पीकर जो है वो अपने आईनी जो फराइज हैं वो अंजाम नहीं दे रहे थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे। और ये भी वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वजीर आजम के पास आईनी इख्तियार नहीं था कि वो असम्बलियाँ तहलील करने का मशवरा सदर पाकिस्तान को दें। तो वो सब चीजें तो सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दे दी है। ये मगर कॉन्स्टिट्यूशन में 2 किस्म की वायलेशंस हो सकती हैं। एक तो है जो अक्सर गवर्नमेंट की तरफ से या इवन पार्लियामेंट की तरफ से कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई इक़दाम होता है तो अदालतें उसको कहती हैं कि ये गैर आईनी कदम था और उसको फिर उनको रेमेडी करने की हिदायत देती है। मगर एक लेवल आता है जिसको सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तस्वर किया जाएगा। अभी हमारे पास कोई मिसाल तो मौजूद नहीं है कि कभी किसी सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ और किसी सिविलियन ऑफिस बेरर के खिलाफ कोई इस किस्म की आर्टिकल 6 का कोई मुकदमा बनाया जाए। मगर मैं समझता हूँ एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली
ये बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि आइन शिकनी आर्टिकल 6 के जो जिम्मे में आती है वो सिर्फ और सिर्फ कोई फौजी डिक्टेटर करे। ये भी कोई सूरत हाल डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है कि किस लेवल की वायलेशन होगी जो सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शुमार होगी। तो उस चीज पे मैं समझता हूं अगर तफसीली फैसले का इंतजार कर लिया जाता तो ज्यादा मुनासिब होता। मगर ये बिल्कुल ये चीज तो मैं अगर कोई गवर्नर है या कोई सदर पाकिस्तान अपने आईनी जो फराइज हैं वो बिल्कुल इनकार कर दे कि मैं परफॉर्म ही नहीं करूंगा और उसकी वजह से हुकूमत ना बन पाए, जो जमहूरी ट्रांजिशन है वो ना हो पाए, तो उसको भी डेफिनेटली एक आर्ग्यूमेंट तो बनती है कि वो सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जिम्मे में आ सकती है। कायरा साहब, मैं आपकी राय जानना चाहूंगी इस हवाले से कि आपको लगता है कि ये इकदाम दुरुस्त होगा, आर्टिकल 6 का इतलाक? और जाहिर है क्योंकि इस वक्त जो स्टैंड स्टिल सिचुएशन है पंजाब में, स्पेशली फिर 63A की तशरीह के हवाले से, और मतलब डिक्टेटर्स ने तो डेफिनेटली ये किया है, जनरल मुशर्रफ जो हैं उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 का इतलाक हुआ था, फिर सेफ एग्जिट भी दिया गया। सिविलियन ने पहली दफ़ा किया, लेकिन मेरे हिसाब से तो आई थिंक इमरान खान साहब डिक्टेटर्स को बहुत पीछे छोड़ गए, ये रेस में आगे ही निकल गए हैं। तो ये कोई अलग ही मिसाल बनने जा रही है सर? कोलीग आपको राय दे रहे थे, मैं उनकी राय से एग्री करते हुए आपका वक्त बचाते हुए आगे निकलता हूं। पहली बात तो यह है कि जब से अदम एतमाद की तहरीक मरकज में कामयाब हुई, उसके बाद से या तहरीक पेश हुई, तो जो वजीर आजम साहब का रवैया था, स्पीकर साहब का रवैया था, डिप्टी स्पीकर का रवैया था, वो बड़ा वाज़े तौर पे आइन से इन्हिराफ था। आइन की वायलेशन देखता ना, सेवन हो जाना, गलती से हो जाना, जिसकी अल्टीमेटली जजमेंट कोर्ट से आ जाती है कि हाँ जी हमारे ख्याल में ये बंदे ने गलती की है, लेकिन ये आइन से वायलेशन है, लिहाजा इस फैसले को या इस इक़दाम को हम कैंसिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तसलसल के साथ अदालती अहकाम को भी रौंदा जा रहा है और आइन के साफ तौर पे आइन से इन्हिराफ किया जा रहा है। ये बात तो अदालत ने भी कह दी कि आइन से इन्हिराफ किया गया है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपनी ड्यूटी अदा करने में फेल हो गए हैं। और जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक वजीर आजम के खिलाफ जो थी उस पर वोट हुआ, उस दिन तो अगर रात को आके अदालत ना लगती, यानी आके जज साहबान ना बैठते और ये ना होता कि जज साहबान आज रात 12 बजे के बाद अदालत लगा के कोई फैसला सुना देंगे, तो आपके सारी कौम जानती है कि ना वजीर आजम साहब का इरादा था, ना स्पीकर साहब का इरादा था, वो तो एक खेल खेल रहे थे। उससे पाकिस्तान में एक तातुल हुआ और इसके नतीजे में जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज गिरी, जो पाकिस्तान का रुपया गिरा, जो पाकिस्तान की साख गिरी, कितना बड़ा माली नुकसान हुआ, सियासी नुकसान हुआ, लेकिन उससे सबक नहीं सीखा गया। फिर पंजाब में देखिए, इसके ऊपर आपकी राय हो सकती है कि ये जी स्ट्रिक्टो सेंसो, ये जिस तरह वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में होता है इस तरह नहीं हुआ, लेकिन जो आईनी तकाजा है, जो जमहूरी तकाजा है, उसके मुताबिक एक नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जब किसी को भी, वो वजीर आजम हो या वो वजीर आला हो, जब वो कामयाब डिक्लेयर हो जाते हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो गवर्नर या सदर के पास उनके इलेक्शन के ऊपर कोई जजमेंटल हो के अपनी राय देना, उसको प्रोब करना कि ये दुरुस्त है या नहीं है, ना इसका आइन में कोई गुंजाइश है, ना इसकी प्रेसिडेंट है कोई, बल्कि वो वाज़े तौर पे सिंपल इतना है कि जो बंदा सक्सेसफुल कैंडिडेट डिक्लेयर होगा उससे ओथ ले लेंगे, उससे बियॉन्ड अगर कोई जाता है तो वो आइन से तजावुज करता है, आइन तोड़ता है। लेकिन यहाँ तो और तमाशा हो गया कि लाहौर में पहले तो जो कुछ वहां पे हुआ वो भी बड़ा हाल है। यानी हैरान कौन बात है कि चले चौधरी परवेज इलाही साहब या उनके इत्तेहादी तो जो कुछ कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन कुछ एंकर्स की तरफ से भी मैंने सुना कि वो कह रहे हैं जी बाकी तो जो हुआ चले, लेकिन बड़ी तौहीन हुई है असेंबली की, वहां पुलिस दाखिल हुई। कमाल है भाई, डिप्टी स्पीकर को मारा गया, उनके बाल नोचे गए, असेंबली के ऊपर हमला हुआ, चौधरी साहब बंदों को बाहर से बुलाते रहे, बाहर से नॉन मेंबर्स ने आके, सिक्योरिटी स्टाफ ने आके, जो उनके अपने पैदा करदा गुंडे हैं, उन्होंने आके लोगों पे तशद्दुद किया, एमएनएस पे,
वो होता रहता, बंदे मर जाते। मिसालें दी जाती हैं कि जी वो मशरकी पाकिस्तान में एक डिप्टी स्पीकर कत्ल हो गए थे, तो क्या यहाँ भी कत्ल कराने के इरादे थे, जो कि इल्जाम भी है कि यहाँ कुछ इरादा था कि एक आध बंदा कुछ जाया हो जाए, नुकसान हो जाए। लेकिन उसके बाद जब हालात देखे तो डिप्टी स्पीकर ने आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, वो चौधरी परवेज इलाही साहब के पास गए, उन्होंने जाके उन्हें कहा, लेकिन वो नहीं माने। और उसके बाद डिप्टी स्पीकर के पास क्या चॉइस थी? अदालत का हुक्म भी था आईजी चीफ सेक्रेटरी को कि आपने अमन और अमान कायम रखना है, और डिप्टी स्पीकर को हुक्म था कि आपने वोट कराना है। उन्होंने वोट कराया। उसके बाद स्पीकर जो गवर्नर हैं, ये किस असूल के तहत, किस कानून के तहत, किस रवायत के तहत उसके ऊपर अपने एक राय देना चाहते हैं, जजमेंट देना चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ ये दुरुस्त हुआ कि नहीं? वो तो एक सिंपल उनका प्रोसीजर है, एक रिचुअल अदा होना है कि जनाब जो बंदा सक्सेसफुल कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ आप उसको देंगे। और मैं समझता हूं कि अब अदालत को भी चाहिए, बहुत हो गया, अब अदालत इस पे फैसला ये दे कि अगर हुकूमत जो है, हुकूमत नहीं बल्कि जो सदर और गवर्नर हैं, वो अगर इस बात पर डटे हुए हैं कि हमने आईन को भी नहीं मानना, हमने रवायत को भी नहीं मानना, हमने असेंबली के प्रोसीजर को भी नहीं मानना, और हमने पाकिस्तान के कानून और आइन को भी नहीं मानना, इन ओहदों को भी नहीं मानना, तो फिर अदालत को ये फैसला देना चाहिए कि हलफ तो किसी एक बंदे के जरिए हो सकता है। आइन में लिखा है सदर लेगा, अगर सदर नहीं है तो फिर फला बंदा लेगा, या उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल आता है। और अगर कोई इसको इनकार कर देता है, ठीक कि सही या गलत, इनकार कर देता है, तो इसका मतलब है फिर वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं रहेगी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक जरूरी अमल है, इलेक्टेड अथॉरिटी है, उसने उसका फंक्शन रुका हुआ है, और एक रिचुअल की वजह से रुका हुआ है, और एक गैर आईनी काम की वजह से रुका हुआ है। ये तो बहुत बड़े बेअसूली है, और ये हमारी बदकिस्मती होगी, हमारी बदकिस्मती होगी सना कि आज हम अपने सदर, गवर्नर, हमारे अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आज हम आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे, करनी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है, और ये क्या रवैया है? इमरान खान पाकिस्तान में लोगों के अंदर इतनी बड़ी डिवीजन, इतनी बड़ी नफरत फैलाना चाहते हैं। पहले ही हम कौम परस्ती में, पहले ही हम मजहबी इंतहा पसंदी में, पहले ही हम सियासी तनाव में इतने बटे हुए हैं कि आज आप अपने एक एक घर के अंदर, एक एक गली के अंदर, एक एक गांव के अंदर इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ना चाहते हैं कि ना कानून, ना रवायत, ना इखलाक, ना कोई चीज आपके सामने आड़े ना रहे, तो कैसे चलेगा ये मुल्क? अच्छा कायरा साहब, एक मिनट मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं बैरिस्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब है सर, आपको पता होगा सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं सर। मैं जानना चाहती हूँ आपसे, आज एक नई ट्विस्ट आया है टेल में। वो कह रहे हैं जी ये जो पंजाब में असेंबली में जो इंतखाब हुआ है चीफ मिनिस्टर का, वो गैर आइनी है, गैर सियासी है, गैर जमहूरी है। अब उसके वो 3 वजूहात देते हैं। एक ये कि स्पीकर जो थे वो डाइस पर मौजूद नहीं थे, वो गैलरी में थे और वहां पे उन्होंने रजिस्टर खोल के रखा हुआ था। दूसरा ये कि 5 घंटियां बचती हैं कोई, उसके बाद वोटिंग होती है, फिर कोई फाइल लाइनें लगती हैं आयज और ने की, तो ये तमाम तर प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हुआ, तो इसलिए ये इलेक्शन तो काउंट ही नहीं होता। तो अहमद साहब, आपको लगता है कि कल शायद साकिब निसार साहब ने उनको ये मशवरा दिया हो और शायद आज उनको थोड़ा सा कोई आईनी लिहाज से या कोई रीजनेबल नजर आया हो तरीका कार कि क्यों ये नहीं लेना चाहते हलफ? जो साकिब निसार साहब ने अगर कोई मशवरा दिया हो या नहीं दिया हो, वो तो साकिब निसार साहब या इमरान खान साहब भी बेहतर बता सकते हैं। मगर मैं नहीं समझता कि गवर्नर के पास कोई इख्तियार है कि वो ये कहे कि मैं असेंबली की ये प्रोसीडिंग नहीं मानता या मैं उनको तस्लीम नहीं करता। जब स्पीकर ने नोटिफाई कर दिया है कि फला सर्टिफाई कर दिया है कि फला शख्स को वोट मिल गए हैं, उसको वजीर आला का आपने अपॉइंट करना है, उनसे हल्फ लेना है, तो मैं नहीं समझता ये गवर्नर के पास कोई ऐसा इख्तियार है कि वो कहे कि नहीं मैं नहीं करता। लेकिन इसमें दो चीजें, अब तो लाहौर हाई कोर्ट का भी जो फैसला है वो बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा है कि अव्वल तो गवर्नर साहब ही ओथ लें, अगर गवर्नर साहब नहीं लेते तो आइन में आर्टिकल 101 है, 101 है, 5 सब क्लॉज 5
उसमें है कि अगर किसी कंटिजेंसी की वजह से गवर्नर साहब अपने फराइज अंजाम नहीं दे रहे तो सदर पाकिस्तान जो हैं वो किसी और को नामजद कर सकते हैं। अब अगर सदर पाकिस्तान भी जो अपने आईनी फराइज हैं वो अंजाम नहीं देते तो फिर उस सूरत में आइन में मौजूद है कि चेयरमैन सेनेट फिर कर सकते हैं। माजी में हमें कभी इस एक्सटेंट तक, इस नहज तक हमें जाना नहीं पड़ा था, क्योंकि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि गवर्नर इनकार कर देगा या सदर पाकिस्तान, जो बेसिकली एक बार आप सदर बन जाती हैं, गवर्नर बन जाती हैं, तो फिर आप नॉन पॉलिटिकल हो जाते हैं, फिर आप किसी पार्टी के वफादार नहीं रहते, देन यू रिप्रेजेंट द फेडरेशन। तो कोई सोच भी नहीं सकता था, मगर बहरहाल तरीकेकार तो मौजूद है। अगर सदर पाकिस्तान नहीं किसी को नामजद करते तो देन नेचुरली फिर चेयरमैन सेनेट। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर तो अमल दरामद नहीं हुआ सर, इज दिस कंटेम्प्ट? जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। तो अगर अब उस पे भी अमल दरामद नहीं होता तो लाहौर हाई कोर्ट के से दैट क्योंकि सदर पाकिस्तान किसी वजह से अगर अपने वो कमरे में बैठ गए हैं, वो किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं है, अपने काम करने के लिए तैयार नहीं, तो नेचुरली फिर आइन में है कि व्हेन द प्रेसिडेंट इज अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन तो फिर चेयरमैन सेनेट करेंगे, वो नहीं कर सकते तो स्पीकर असेंबली करेंगे। तो वो तो तरीकेकार मौजूद है, मगर अगर कोई अब इस चीज पे डेफिनेटली एक अदालत की राय आ सकती है, फैसला आ सकता है कि अगर सदर पाकिस्तान या गवर्नर पंजाब अगर अपनी कोर्ट की किसी डायरेक्शन को वो फॉलो नहीं करते, उसको वायलेट करते हैं, तो फिर अगर कंटेम्प्ट का केस है तो और कंटेम्प्ट से ज्यादा अपने ओथ की वायलेशन है, क्योंकि दोनों गवर्नर ने भी और सदर पाकिस्तान ने एक हल्फ लिया हुआ है कि वो आइन की पासदारी करेंगे। अगर वो अपनी ओथ की वायलेशन करते हैं तो फिर एक इशू आ जाता है कि क्या उनके ऊपर आर्टिकल 62 लग सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं गवर्नर के लिए भी और सदर के लिए भी ये रिक्वायरमेंट है कि दे शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज पार्लियामेंटेरियन, और पार्लियामेंट अगर कोई पार्लियामेंटेरियन अपनी हल्फ को वायलेट करता है तो फिर वो सादे कमीन वाली बात आ जाती है। तो ये तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं कोर्ट के पास, मगर बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप इस स्टेज तक पहुंच जाएं कि आपकी पूरी जो एक फेडरेशन की यूनिटी रिप्रेजेंट करते हैं सदर पाकिस्तान और गवर्नर, वो इस तरीके से आइन की धज्जियां उड़ाए। ठीक है अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी आईनी और कानूनी रहनुमाई फरमाई, बहुत शुक्रिया। जय कायरा साहब, मैं क्विकली आपके पास आऊंगी ब्रेक, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ तक तो कभी हालात आए नहीं, तो हमें तो कोई नज़ीर नहीं मिलती कि अब हम क्या करें, या कानून क्या रास्ता इख्तियार करे, या आइन में इसके अलावा क्या बात हो सकती है। अब जो तरीकाकार वजह किया जाएगा ये तो इट विल बी कम्प्लीटली न्यू, तो ये भी पाकिस्तान में पहली दफा ही हुआ है और ये भी पहली दफा ही होगा कि आइन की ये तमाम जो हैं हम देख रहे हैं अमेंडमेंट्स या जो उनकी रूल्स और रेगुलेशंस है। आपको क्या लगता है किधर जा रहे हैं हम इस वक्त? सना, पाकिस्तान की तारीख में ये तो पहली प्रेसिडेंट है इस तरह का जो हरकत की गई है। अब तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और अहमद साहब ने भी दुरुस्त कहा कि अब तो अदालत ने उस प्रोसेस को, जिसके ऊपर गवर्नर साहब जजमेंट पास कर रहे हैं कि मैं इसको प्रोसेस को फेयर नहीं मानता, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको फेयर मानते हुए उस प्रोसेस को इंडोर्स करते हुए ये फैसला दिया है कि जाके वोट कराएं। और लाहौर हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दिया कि पंजाब का इलेक्शन जो है पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर का, वो डिप्टी स्पीकर कराएं और उनको टाइम पाबंद किया, पंजाब की हुकूमत को भी, आईजी को, चीफ सेक्रेटरी को भी, तो उसमें साथ उन्होंने जो फाफन है और पिलडैट है जो बेसिकली इलेक्शन मॉनिटरिंग का काम करते हैं उनको और जो इदारे हैं उनको बाकायदा मॉनिटर पे भेजा कि आप हमें सेटिस्फेक्शन की रिपोर्ट देंगे, और उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन की रिपोर्ट दी है। अदालत ने इन सारे हालात को देखते हुए उस इलेक्शन को कबूल किया है और अब उनके पास और अहमद बिलाल साहब ने तो सैटिस्फैक्शन भी जाहिर की। अहमद बिलाल साहब ने कि उसके तो 196-97 वोट उधर गए, काउंट हुए, दूसरे बायकॉट करके चले गए।
अब सवाल था ना, ये नहीं है, इसमें कोई हकायक का इशू है नहीं। पाकिस्तान के किसी बंदे को कोई शक नहीं है कि इसमें कोई कानूनी कोई दूसरा सुकम नहीं है। ये तो ढटाई है, ये तो एक सीना जोरी है। ये तो पाकिस्तान में जो कुछ आज हो रहा है, जिस तरह आपने कहा कि ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ, अब पाकिस्तान में क्या इससे पहले कभी हुआ कि कोई हुक्मरान इस हद तक झूठ बोले और कहे कि यू टर्न लेना बड़े लीडर का काम है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप अपने सारे मुखालफों को, जो सियासी मुखालिफ हैं, आप उनको मुल्क दुश्मन डिक्लेयर कर दें? क्या कभी ऐसे हुआ कि आप कहें कि हम इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे? क्या हम बड़े शाकी रहे इलेक्शन कमीशन से, हम बड़े शाकी रहे इदारों से, लेकिन क्या इस लेवल तक को गया? क्या कभी किसी ने झूठ के ये पलंदे छेड़े? क्या पाकिस्तान के अंदर कभी किसी हुकूमत ने आज तक इस हद तक बात की है कि ना वो किसी इदारे को मानते हैं, ना किसी आइन को मानते हैं, ना किसी कानून को मानते हैं? वो कहते हैं मैं ही सबसे अक्लमंद हूं, मैं ही यूरोप को बेहतर जानता हूं, मैं ही अमेरिका को बेहतर जानता हूं, मैं ही बड़ा गैरतमंद हूं, मैं ही बड़ा बासूल हूं, एक मैं हूं और दुनिया में और कुछ नहीं है। ये दुनिया में एक अनोखी शख्सियत आए हैं, एक अनोखा मिजाज आया है, इससे पहले इसकी मिसाल नहीं है, और ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तान एक फ्रिजाइल रियासत है, कमजोर रियासत है अनफॉर्चुनेटली, और इसके अंदर बजाय इसके कि इसको बांधने के, हम इसको और तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। और आखिरी गुजारिश ये भी याद रखिए, पाकिस्तान के अंदर ये तारीख है हमारी, जब जब हमारे यहाँ सियासी कुव्वतें इकट्ठी हुई है, हमने मुफाहमत के साथ आगे बढ़ने की बात की है। पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम भी आया है, मुआशी इस्तेहकाम भी आया है, हमने पॉजिटिव सिमत में सफर किया है। और जब किसी ने, भले कोई फौजी डिक्टेटर था या कोई सिविलियन, ये इस गुमान में आ गया कि मैं ही सब कुछ हूं, जब ऐसा वक्त आया तो उससे पाकिस्तान का नुकसान हुआ, सिस्टम डिरेल हुआ, माली तौर पे भी नुकसान हुआ, मुआशरती तौर पे भी नुकसान हुआ, और आज हम इस हालात का शिकार हैं। इस हुकूमत ने अब पाकिस्तान को बिल्कुल एक घड़े के अंदर फेंकने का, बिल्कुल ये ऊपर ले आए हैं हमें किनारे। जी कारा साहब, यही अफसोसनाक बात है कि जिस आइन के तहत सदर सदर हैं, जिस आइन के तहत गवर्नर गवर्नर हैं, जिस आइन के तहत इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उसी आइन के हवाले से एमपीएज और एमएनएज ने भी वोट लिया है, लेकिन वही आइन माफ कर रहे हैं। जी सर, मैं आती हूँ सर, एक वक्फा लेना है छोटा सा, कमर जमान कारा साहब आते हैं आपका वापस। वेलकम बैक टू गूंज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर रियाज फतियाना साहब। रियाज फतियाना साहब, आप ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगी सर, ये पंजाब में जो इस वक्त आइनी बहरान वाली कैफियत है, जिसको आज परवेज राई साहब कह रहे हैं कि आइनी बहरान तो है नहीं, फिर ये भी है कि कोई रूल्स फॉलो नहीं हुए, इसलिए ये जो इंतखाब था चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का, ये गैर सियासी है, गैर जमहूरी है, गैर रिवायती है। अब इस तमाम तर ये जो बहस इस वक्त शुरू है, तो ये सर, ये कोर्ट में ये क्यों नहीं कहा गया? और गवर्नर साहब के पास तो ये इख्तियार नहीं है कि वो इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग मिशन पे निकल जाएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको तो ओथ लेना है। तो ये किस बुनियाद पे आपको लगता है ये मामला आगे जा सकता है सर? देखिए सर, अब साहब गुजारिश है और उसका होगा ना जिसका वजूद हो, जिसका इलेक्शन हो चुका हो। इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज है। नंबर 1, उस्मान बुज़दार साहब ने हैंड रिटन इस्तीफा देना था गवर्नर को, वो नहीं दे सके। एक तो इस्तीफे में टेक्निकल फॉल्ट है, वो इस्तीफा उनका हुआ ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब में वाज़ेह लिखा हुआ है कि जब जिस दिन इलेक्शन होगा, बाकायदा उसको एक बंदा चेयर कर रहा होगा, उसमें घंटियां बजाई जाएंगी 5 मिनट तक, फिर दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और फिर एक एक नाम पुकारा जाएगा। आगे आईज और नोज की 2 लॉबीज होगी, वहाँ रजिस्टर होगा, अमला वहाँ पे एक एक आदमी की अटेंडेंस लगवाएगा और उसको काउंट करेगा, आइदर वे वो हक में हो या मुखालिफ हो। और वो सारे उस नंबर 4 उसके हाउस के अंदर कोई गैर मुतलका बंदा अदर देन एमपीए नहीं होगा। आपने देखा जब ये वाकया हुआ तो घंटियां नहीं बजी, सीट डिप्टी स्पीकर की खाली थी, वहाँ चेयर ही कोई नहीं कर रहा था। उसके बाद ये है कि 200-300-400 पुलिस वाला इन यूनिफॉर्म हाउस के अंदर था, ऐसे हो ही नहीं सकता। उन्होंने आइज की लॉबी को घेरा हुआ था, वहाँ की बंदा घुस नहीं सकता था। घंटियां नहीं बजाई गई, दरवाजे लॉक नहीं किए गए, गैर मुतलका लोगों को बाहर नहीं निकाला गया, प्रिजाइड करने वाला कोई नहीं था, वहाँ पे अटेंडेंस नहीं लगी, रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया
और लॉबी बंद थी जिसमें लोगों ने जाके बैठना था। जो वोट डालता है वापस नहीं आता जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। तो ये नहीं कि वही बंदा, ये आम वोटिंग थोड़ी है, अभी खड़ा हो गया सीट पर, ये हाथ खड़ा कर दिया, उसने हाउस से आउट। लेकिन सर फिर ये तमाम तर नुकात आपने, आपके वकील ने क्यों नहीं लाहौर हाईकोर्ट में पेश किए? सब कुछ पेश किया है। इसमें असेंबली की रिपोर्ट लगी हुई है। सेक्रेटरी असेंबली जो एक ऑफिसर है उसने ये सारा किस्सा लिखा है। इस पे एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने रिपोर्ट लिखी है कि सारा एक्ट जो है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, लॉ हुआ है। इसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। एक पार्ट है इसका। नंबर 2, दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सबसे मुकद्दम आइन होता है, कानून ज़ाब्ते बाद में आते हैं। आइन का आर्टिकल 63A कहता है कि जो पीटीआई के टिकट पर जीत कर आए हैं वो पीटीआई के अलावा किसी को वज़ीर आला के चुनाव में, अदम एतमाद में, फिनांस बिल पे वोट नहीं डाल सकते। अगर वो वोट डालते हैं तो उसको इररेलेवेंट वोट है, उसको अलग किया जाएगा, उसको वोट काउंट नहीं किया जा सकता। और वो अल्टीमेटली डिसीड भी होता है। इसीलिए आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ने मई के फर्स्ट वीक में इनको जो रेफरेंस दिया है इनके खिलाफ, तो वो उस पर भी उनके वोट काउंट ही नहीं हो सकते जिन्होंने आइन की खिलाफवर्जी की है। और उन वोटों के बगैर ये हमजा साहब वज़ीर बन नहीं सकते। इस मीन के ब्राइब करके और वो वोट वहां से शिफ्ट करके अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करने से ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है। जो आइन के मुताबिक एक्ट नहीं होता उसका ओथ कैसे हो सकता है? ओथ हो ही नहीं सकता। और नंबर 4 जो हाई कोर्ट है उसको अख्तियार ही नहीं है कि गवर्नर या सदर ममलकत, जिनको आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तेकाक हासिल है कि उनको ना बुलाया जा सकता है कोर्ट में, ना उनको ऑर्डर दिया जा सकता है। तो आपने देखा होगा बड़ा कमजोर ऑर्डर है हाई कोर्ट का कि गवर्नर साहब देख लें, खुद कर लें, किसी और को करवा दें। वो देख, मेरा ख्याल उन्होंने जान छुड़वाई है अपनी, अदरवाइज वो भी समझती है अदलिया भी कि वो डायरेक्शन नहीं दे सकती, क्योंकि ये सारा अनलॉफुल एक्ट है। और ऑन रिकॉर्ड असेंबली की रिपोर्ट और एडवोकेट जनरल पंजाब की रिपोर्ट मौजूद है। इसलिए अब इसका यही हाल है कि आर्टिकल 63A की प्रोसीडिंग होगी जो कि ऑलरेडी हो रही है, और उसके बाद फिर देखेंगे कौन इलेक्ट होता है। अभी तक निगरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही हैं। अगर और बड़ी फतियाना साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, फतियाना साहब जी, मुझे इजाजत। ठीक है सर, मेरा एक बड़ा आपसे एक सवाल है फतियाना साहब कि ये जो आपका मामला है, आप किस चीज़ के खिलाफ है? मतलब ये गैर आइनी तरीके से हमजा शहबाज साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो तरीकाकार नहीं फॉलो किया गया, जो रूल्स की आप बात कर रहे हैं घंटियों की, और कोई अंदर ना आए कोई बाहर ना जाए वाली, या फिर आपको इस पीस पर ज़्यादा एतराज़ है कि 63A के हवाले से ये जो मुनहरिफ अराकीन हैं आपके, ये इन्होंने वोट दिए हैं हमजा शहबाज को जिताने के लिए? किस चीज़ पर आपका एतराज़ है? देखें, ये ऐसे ही है ना, एक बंदा जलसा करे बहुत बड़ा और प्लान कर दे, क्योंकि मेरे जलसे में बहुत लोग आए हैं, मैं अब यहाँ का MNA इलेक्ट हो गया हूँ, अब मैं MP इलेक्ट हो गया हूँ। अनलेस उसकी एप्लीकेशन ना हो, वहाँ पे वोट का प्रोसेस ना हो, लीगली वोट ना हो, ये थोड़ा भी अपने घर से बस्ता उठा ले और वोट डाल दे। जो मुस्लिम इलेक्टेड लिस्ट होगी नादरा की बनी हुई, इलेक्शन कमीशन की नोटिफाइड, उसके मुताबिक एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। कोई काम जो विदाउट प्रोसीजर, कानून, ज़ाब्ता, आइन होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये एक गपशप है और मजाक है पूरी कौम के साथ। अदरवाइज वो भी समझते हैं कि ये मजाक है, इसलिए उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं, उनका हलफ नहीं हो सकता। इसके लिए बाकायदा एक नया चुनाव करना पड़ेगा और पीटीआई के लोगों का वोट लेकर वो हमजा साहब वज़ीर आला बन ही नहीं सकते। साहब, आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ वो खुद ही अपने आप को हाँ, ये तो आप कह रहे कामयाब जलसा कर ले, तो आपके खान साहब भी तो यही कर रहे हैं। अच्छा, 197 वोट चाहिए, 25 वोट अगर आप निकाल दें, 24-25 वोट जो पीटीआई के हैं, तो वो तो 50% वोट वैसे ही नहीं बनते हैं। 101 का मिनिमम वोट तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ये आप और मैं और मार्क करूँ, अगर ये इस तरह वोट डाले जा सकते होते तो वफाक में शहबाज शरीफ साहब भी, वो जो 20-22 लोग चले गए थे पीटीआई को छोड़कर, उनके वोट क्यों नहीं दिलवाए उन्होंने? उनको क्यों लॉबी में बिठाए रखा? उनको पता था कि इनके वोट काउंट नहीं होंगे, इसलिए कौमी असेंबली में वोट नहीं दिलवाए गए जो निकल कर चले गए थे पीटीआई के, और लेकिन सूबे में वोट दिलवाए गए। इनकी दो अमली देखे, वफाक में और कानून है, पंजाब में और कानून है, ये तो नहीं हो सकता। अगर वो दुरुस्त वोट होते तो कौमी असेंबली में भी दिलवा लेते, उन्होंने क्यों नहीं दिलवाए? वहाँ ना अदम इत्मीनान में वोट दिलवाए हैं, ना चुनाव में वोट दिलवाए हैं वज़ीर आज़म के। और वही सेम पैटर्न पंजाब में होगा। यहाँ वो जो वोट डाले गए वो अनलॉफुल एक्ट है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर सियासी है, गैर इखलाकी है और जमहूरियत पर शब खून है।
चोरी है, डाका है, राजनी है, इसकी कोई मजहब माशरा इजाजत नहीं देता। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अब आप री इलेक्शन चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? री इलेक्शन हो या बुज़दार साहब को हम सीएम मानते रहें, क्या हो? नहीं, हम फ्रेश इलेक्शन के हक में हैं। ये एक जमहूरी एक रवायत है कि जहाँ कोई आईनी बहरान पैदा हो जाए वहाँ पे फिर अवाम के पास दोबारा जाते हैं, उनसे वोट लेकर मैंडेट नया लेते हैं। और आज से चंद माह पहले तक तो सारी अपोजिशन की जमातें कहती थी कि फौरी इलेक्शन करवाएं, फौरी इलेक्शन करवाएं। जब हमने उनकी ये बात मान ली है, फौरी इलेक्शन चाहते हैं, अब भी इलेक्शन से भाग गए। तो पहले दुरुस्त है, अब दुरुस्त है। तो मेरा ख्याल यही है इस आईनी कानूनी बुरान खत्म करने का कि फौरी तौर पर सारी असम्बलियां तोड़ दी जाए, वफाकी सूबाई और पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शन करवाया जाए। हालांकि इसमें भी नुकसान PTI का है, उनको 1.25 साल पहले भेज दिया गया गैर आईनी तौर पर। अव्वल तो उनको 5 साल पूरे मिलने चाहिए। अगर हम फिर भी हम इस कुर्बानी देने को तैयार हैं मुल्क और कौम की खातिर कि फ्रेश इलेक्शन में जाएं और जिसको अवाम चुन ले वो अगली गवर्नमेंट बना ले, इसमें दूसरी दो राय नहीं है। दूसरी ये क्यों चिमटे हुए इक़्तिदार के साथ, गैर आईनी इक़्तिदार के साथ, क्यों नहीं ये अपना किसी और को मौका दे? फतियाना साहब, आर्टिकल 6 के इतलाक की बात हो रही है, तो क्या फर्क पड़ता है? आर्टिकल 6 के इतलाक की बात हो रही है। इमरान खान साहब पर आरिफ अलवी सदर इनको मुगालता है। ये कोई अच्छा, आखिर में ये बता दें सर, आखिर में से ये जानना चाहती हूँ कि ये जो जहांगीर खान ये यूज ऑफ अथॉरिटी करके देखें, ये काम करके फतियाना साहब, ये पंजाब में जो आपके मुनरे पर, अच्छा ठीक है, इनका वो असर होगा अवाम करेगी। सर बिल्कुल आपकी बात समझ आ गई। मैं आपको बस आपका ज्यादा वक्त देना चाहती हूँ। वैसे कह रही हूँ कि जो हाँ जी, अच्छा सर, अवाम हशर करेगी। अच्छा सर, मुझे ये बता दें आखिर में कि ये जो मुनर वराकीन है पंजाब असेंबली में, ये तो कब से आपसे नाराज हैं? जहांगीर खान तरीन ग्रुप बना, चीना ग्रुप बना, ये तमाम तर अलीम खान ग्रुप बना, तो बुज़दार साहब को तो पहले भी कोई इतना मेजोरिटी या कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी उनकी, वो कॉन्फिडेंस खो चुके थे। ये ग्रुप का बनना ही आपसे इनराफ का एक बुनियादी आई थिंक जरिया था, आपको समझ आ जानी चाहिए थी, फिर ये वोट नहीं देंगे बुज़दार साहब को। ये सारे नाराज होकर घर बैठ जाए लेकिन वोट फिर भी इख्लाफ नहीं डाल सकते। उनका एक ही तरीका है, अगर उनको इख्लाफ है तो मुस्तफी होकर दोबारा इलेक्शन लड़ें। जिसको पार्टी की पॉलिसी से इख्लाफ, जो जमहूरी रवायत है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और दोबारा इलेक्शन लड़ के आना चाहिए। और अवाम का जज्बा और रवैया आपने देख लिया है, मदीना मुनव्वरा में ये सरकारी वफद की फौज गई थी, वहाँ कितने वहाँ चोर चोर के नारे लगे हैं। ये अवाम के जज्बात हैं जो जिन्होंने मस्जिद नबी में भी अपनी जज्बात का इज़हार किया। ये पूरी दुनिया में जहाँ भी जाएंगे इनके साथ यही रवैया होगा। ये किसी मार्केट में जाएंगे, चंद रोज पहले इन्होंने जिक्र की है कुछ रमजान बाजार, वहाँ भी नारे लगे हैं। ये पाकिस्तान के किसी कोने में जाएंगे, अवाम इनका पीछा करेंगे क्योंकि इन्होंने चोरी की है, वोट चोरी किया है। और हम मुल्क को दोबारा गुलामी की तरफ नहीं धकेल सकते। मुल्क की आज़ादी के लिए हम बिल्कुल स्टैंड करेंगे और अवाम देखेगी 20 लाख अवाम की सड़कों पर आएगी तो इनको बिल आखिर मजबूर होकर मुस्तफी होना पड़ेगा और कौम को नए इंतखाबात की तरफ ले जाना होगा। ठीक है फतियाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। लेकिन जहाँ पे आइन और कानून मौजूद हो वहाँ अवाम मैंडेट देने का हक तो रखती है, लेकिन अवाम किसी को खुदाई फौजदार बन के करेक्ट करने का हक नहीं रखती। और खान साहब को ये रियलाइज करना चाहिए कि अवाम को अगर आप किसी चीज़ पर उकसा रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं मुल्क के लिए भी और आपकी अपनी हुकूमत अगर आपने लानी है उसके लिए भी और मौजूदा सेटअप के लिए भी। तो पाकिस्तान फर्स्ट, और थैंक यू, आपने प्रोग्राम देखा। आज आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।